Hi friends, what's up? Welcome to channel of Abhishek Bansal. Guys, तैयारी कैसे चल रही है? पढ़ाई कैसे चल रही है? फटी पड़ी है, मजा आ रहा है? होएगा सब होएगा, टेंशन ना है कि स्माइलिंग होएगा। अरे सर ऐसा बोलने में अच्छा लगता है पर करके देखो भैया, हमने भी किया है, ध्यान रखना, ठीक है? होएगा, डू नॉट पैनिक। सो दिस इज इन कंटिन्यूएशन लेक्चर ऑफ रैपिड रिविजन 1। रैपिड रिविजन 1 में मैंने डिविडेंड अकाउंट सॉर्टर्स करा दिया था, ये रैपिड रिविजन 2 है। सो आपको तो पता है ये दिस इज अ रिविजन सेशन, ध्यान रखना, ये सुपर क्विक रिविजन है फॉर एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। ये थोड़ा सा फास्ट चलेगा। ऑल दोस पीपल, मई 22 नवंबर 22 अगर आपको रेगुलर लेक्चर चाहिए या फास्ट ट्रैक लेक्चर चाहिए, यू कैन विजिट www.letslearnindia.in। आप सामने साइट देख पा रहे होंगे। एंड विद अमेजिंग रिजल्ट दिस टाइम 1, 18, 30, 36 रैंकर्स है। दिस पीपल हैव गॉट वेरी गुड मार्क्स। रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट बोलेगा। तो मैंने सेबी डाल दिया है ऑलरेडी, आपका IBC यूट्यूब पर आ गया है। रैपिड रिविजन 1 में डिविडेंड अकाउंट सॉर्टर्स हो गया है। ये जो वीडियो है इसमें अपन कुछ 3-4 टॉपिक्स करने वाले हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। अच्छा, आपके पास अगर मेरी बुक है, मेन बुक है या फास्ट ट्रैक बुक है, अपनी फास्ट ट्रैक हैंड रिटन वाली बुक है लॉ की, या फिर अगर आपके पास कोई टीचर की बुक है या आपके पास मॉड्यूल है, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी बुक खोल लीजिए। यहाँ से मैं सेक्शन बोलूँगा, फटाफट रिविजन करेंगे एंड फटाफट सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। अच्छा, ध्यान रखना, जब आपकी एग्जाम होगी, अगर आप सेकंड रिवीजन या थर्ड रिवीजन कर रहे होंगे इन द मंथ ऑफ नवंबर या दिसंबर में, अगर आपकी एग्जाम से 1.5 दिन पहले जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या करना है, इसको 2x पे देखना, वीडियो ऑफ कर देना, ऑडियो सुनते रहना। तो क्या होगा, जो आप खुद से पढ़ने में टाइम लगाएंगे ना, एक तो क्या होगा, कोई बोल रहा है वहाँ पर तो फर्क पड़ता है, जब कोई बोल रहा है मैं यहाँ पर बोलूँगा, आप वहाँ पर याद करते रहेंगे, तो उसके लिए भी बेनिफिट होगा। ध्यान रखना, आई रिपीट, दिस इज नॉट अ रेगुलर लेक्चर, दिस इज नॉट अ फास्ट लेक्चर, इट्स अ रिविजन सेशन जो क्विक चलेगा फटाफट, क्योंकि यहाँ पर मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने पढ़ रखा है, मेरे को खाली फटाफट आपको सारे कॉन्सेप्ट को एक बार छू कर आने का बस, ठीक है। सो द फर्स्ट टॉपिक वी स्टार्ट टुडे इन दिस सेशन। मैं मेरी हैंड रिटन वाली बुक खोल रहा हूँ, आप अपनी बुक खोल लीजिए, ठीक है। वी स्टार्ट विद गाइज, सबसे पहले फॉरेन कंपनीज, तो निकाल लीजिए अपना फॉरेन कंपनीज का टॉपिक। हम कर रहे हैं अभी फॉरेन कंपनीज। डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिटर्स, बेटा अगर आप ओल्ड सिलेबस हो तो आपको तो लॉ में भी है, ऑडिट में भी। अगर आप न्यू सिलेबस हो तो आपको खाली वो ऑडिट में है। अगर आपको इंटर में आपका कोई भाई बहन है, ध्यान रखना, उनको इंटर में भी IPCC में भी है, लॉ में भी, ऑडिट में भी है, तो मैंने ऑलरेडी वो यूट्यूब पर डाल दिया है रिविजन, रैपिड रिविजन 1 करके। ये रैपिड रिविजन 2 है, क्लियर। इन दिस टॉपिक वी आर डूइंग, इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद फॉरेन कंपनीज। बाकी और क्या टॉपिक लूंगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। कोशिश ये रहेगी कि 1.5-2 घंटे के सेशन बने अपने, सो दैट ज़्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि वी आर डूइंग अ थ्योरी सब्जेक्ट, प्लस वो इफेक्टिव होना चाहिए, अपना मेन इफेक्टिवनेस होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। वी डू फॉरेन कंपनीज, ठीक है। सो वेटेज 4 से 8 मार्क होती है सर। इतने सारे सेक्शन है, सबसे पहले सर क्विकली वी स्टार्ट विद सेक्शन 242। नो टाइम पास, नो बकवास, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें। सर क्या कहते हैं अपन, डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, सेक्शन 242। व्हेन यू टॉक अबाउट कंपनीज एक्ट, कौन सा सेक्शन लगेगा, कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 लगेगा। रूल्स में अपन बोलेंगे 2014, रूल्स में बोलेंगे 2014। सर डेफिनेशन क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ईदर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। सर विदेश में पैदा हुआ, लंदन में पैदा हुआ, इंडिया में धंधा कर रहा है, इट्स अ फॉरेन कंपनी। विदेश में पैदा हुआ, विदेश में धंधा कर रहा है, इट भले वो फॉरेन है पर इट इज नॉट अ कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी तो होगी नहीं, एंड इट इज नॉट अ कंपनी एज पर 242, सो इट इज नॉट अ कंपनी एज पर कंपनी से 2013। ध्यान रखना, विदेश में पैदा हुआ, विदेश में धंधा कर रहा है, तो सर उसको कंपनी से लगेगा ही नहीं ना। मैं चेन्नई में पैदा हुआ, चेन्नई में धंधा कर रहा हूँ, सर डोमेस्टिक कंपनी। चेन्नई में पैदा हुआ, लंदन में धंधा कर रहा हूँ, सर डोमेस्टिक कंपनी। पैदा किधर हुआ वो देखने का अपने को, विदेश में पैदा हुआ, धंधा इधर कर रहा है, तो देखो फॉरेन कंपनी लगेगा। सर इधर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। दुकान लिया, गोदाउन लिया, शोरूम खोला, दैट्स फिजिकली। इलेक्ट्रॉनिकली, वेबसाइट के थ्रू धंधा करो, दैट्स इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। तीनों कंडीशन एंड तीनों होगा तभी जाके आप क्या होगा, 242 में डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी में अट्रैक्ट हो गए, तो जाके आपको चैप्टर लगेगा। सर जैसे आप इंडिया आएंगे, आपको सेक्शन 380 के तहत क्या फाइल करना है सर, स्क्रैपे फाइल करना है। क्या फाइल करना है आपको सर, स्क्रैपे। अच्छा, जिन भी बच्चों के पास ये बुक नहीं है, इफ यू वांट टू बाय दिस बुक, यू कैन गेट इट ऑन letslearnindia.in, www.letslearnindia.in। दिस इज लॉ फास्ट ट्रैक बुक, ये हैंड रिटन है। ऑडिट की जो फास्ट ट्रैक बुक है बेटा, वो चार्ट बुक है, वो चार्ट फॉर्म है, क्योंकि ऑडिट चार्ट में ड्राइंग चाहिए ना अपने को। ऑडिट की जो मेन बुक है वो हैंड रिटन है। सो बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मेरी ऑडिट की भी हैंड रिटन बुक आती है, नहीं बेटा, ऑडिट की जो मेन बुक है वो हैंड रिटन है, फास्ट ट्रैक वाली बुक है वो चार्ट बुक है, ठीक है। अच्छा, लॉ की जो मेन बुक है वो टाइप वाली होगी अपनी। सर जैसे आप फॉरेन कंपनी हो, आप इंडिया में, आपको क्या फाइल करना है, सेक्शन 380 के तहत डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल, स्क्रैपे। सर एस से क्या जाएगा सर, डिटेल्स ऑफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर्स, उनका नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, फोन नंबर, ईमेल आईडी, डायरेक्टर है तो डिन नंबर, कहाँ का डायरेक्टर, उस कंपनी का सिन नंबर,
पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, सेक्रेटरी है तो सर सेक्रेटरी का डिटेल आएगा, मेंबरशिप नंबर, बराबर। तो अलग से क्वेश्चन होगा आपकी टीचर की बुक में भी देखना, मॉड्यूल में भी दे रखा है पीछे इंस्टीट्यूट ने कि डायरेक्टर सेक्रेटरी के क्या क्या डिटेल्स आती है, अलग से 4 मार्क का आंसर आता है। कुछ नहीं, अपना जैसे अपन पासपोर्ट का या लाइसेंस का अपन फॉर्म भरते ना, क्या होता है, नाम, सरनेम, मम्मी का नाम, पापा का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, पाउस का नाम, स्पाउस नाम, ठीक है, कमिंग आउट डे मतलब आपकी जयंती, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, नेशनलिटी, मेंबरशिप नंबर, डिन नंबर, ठीक है, एड्रेस, कहाँ का आप डायरेक्टर हो, पासपोर्ट नंबर, सब वो सब लिखने का, चिंदगिरी नहीं करना, एक एक करके नीचे लिखना अपने को। सी से डिटेल्स ऑफ चार्टर, महुआ हुआ स्टैचूज इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में नहीं होगा तो सर्टिफाइड ट्रांसलेट कॉपी। आर से सर फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब विदेश का एड्रेस, फॉरेन ऑफिस। ए से ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, क्या बोलोगे आप, ऑथराइज पर्सन रेसिडेंट इंडिया कि इंडिया में मेरे को ऐसा इंसान से कल को कुछ भी कांड हुआ तो आर से जाके उसको अपडेट कर सकता है। पी से सर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ई से एलिजिबिलिटी कि हम चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे नन ऑफ द डायरेक्टर्स हैव नेवर बीन डीबार्ड वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। स्क्रैप पे उठा के किसको देने का अपने को, सर आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली, आरओसी ऑफ न्यू दिल्ली। फॉर्म नंबर सर FC1 विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, FC1 मतलब 50 फॉरेन कंपनीज विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। मेरे को स्क्रैपे में कुछ भी चेंज करने का, जो डॉक्यूमेंट्स फाइल के कुछ भी चेंज करने का, आई हैव टू ऑल्ट्रेशन चेंज का फॉर्म नंबर बेटा FC2 विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग ऑल्ट्रेशन, विद इन 30 डेज ऑफ मेकिंग ऑल्ट्रेशन। तो दोनों में 30 दिन है। सर प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कौन कहता है ये, 386C। 386 की सी क्या कहता है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, ठीक है। ये एक पॉइंट है जो आपको लिखना पड़ता है जब क्वेश्चन में आता है कि शेयर ट्रांसफर ऑफिस मुंबई में, हाँ सर वो प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा, कंपनी विदेश में पैदा हुई है पर उनको धंधा करना पड़ेगा। तो थर्ड कंडीशन पूरी करो, तीनों पूरी करोगे तब जाके आप फॉरेन कंपनी बनोगे। सर सेक्शन 371 क्या कहता है, फॉरेन टू इंडियन, अगर एक विदेशी कंपनी है उसके अंदर मिनिमम कितना परसेंट बेटा, 50%, मिनिमम 50%, इट्स मोर देन इक्वल टू मतलब मिनिमम 50%, 51 नहीं है, मिनिमम 50% ऑफ पेड अप कैपिटल वेदर इक्विटी ऑफ प्रेफरेंस या फिर दोनों इज हेल्ड इधर बाय एन इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी, इधर हेल्ड बाय इंडियन सिटीजन और इंडियन कंपनी। मतलब मेरी बेबी, ठीक है, इट्स माय वाइफ्स कंपनी नाउ, बेबी इंक, शी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन लंदन, तो फॉरेन कंपनी है, लंदन की पैदा हुई है, मेरे को देखा इन इंडिया में आ गए तो इन्होंने इंडिया में धंधा करना शुरू कर दिया, तो ये बेटा फॉरेन कंपनी है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब अपन चर्बी बहुत ज़्यादा है, अपन ने घुसेड़ दिया इसके अंदर कितना, 50%, या तो मई ने घुसेड़ा, मई कौन, अपन इंडियन सिटीजन, या फिर AB लिमिटेड मतलब कौन, इंडियन कंपनी, तो या तो मई या तो मेरी कंपनी, मतलब कोई भी इंडियन कंपनी, ठीक है, या तो अकेले या तो मिलके कितना परसेंट होल्ड कर बेटा, 50%। देन ये जो विदेशी कन्या है क्या मान लेंगे सर, बॉयज विदेशी कन्या में 50% तुमने डाला, अपन तो फुल देसी, तो ये विदेशी क्या बन जाएगी सर, देसी। पीपल फ्रॉम साउथ बॉम्बे, साउथ दिल्ली हु हैव एंड साउथ कैलकाटा, साउथ नासिक आल्सो आई हैव हर्ड टू नाउ, साउथ पूना, इफ इन अ फॉरेन कंपनी minimum 50% of the paid up capital whether equity or preference is held by an Indian citizen or Indian company, then this foreign company shall be deemed to be incorporated, मतलब shall be deemed to be incorporated in India, मतलब it shall be deemed to be an Indian company, it shall be deemed to be an Indian company। मतलब सर अरे वो जो फॉरेन कंपनी उनको पूरा जो चैप्टर 22 है फॉरेन कंपनी का वो तो कंप्लाई करना है, साथ में सच अदर प्रोविजंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, सच अदर प्रोविजन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी वो भी फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों करना पड़ता है, बिकॉज वो फॉरेन कंपनी तो चैप्टर 22 फुलफिल करो, एंड सच अदर प्रोविजन कुछ और भी करने पड़ेंगे बिकॉज यूर एन इंडियन कंपनी। वो क्या कौन बताएगा, वो सीजी बताएगा। सेक्शन नंबर कौन सा क्या बने, वो 379 देखो फटाफट। 242 आपका डेफिनेशन है, मैं हटा देता हूँ इसको सर। 242 अपन ने किया बेटा डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी। 380 डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल्ड सर। 386C प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। 379 फॉरेन टू इंडियन, 379 फॉरेन टू इंडियन। नेक्स्ट सेक्शन इज 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। क्या करना होता है सर, हर फॉरेन कंपनी को क्या करने का, उसका इंडियन बिजनेस ऑपरेशन एज पर शेड्यूल 3 बनाने का, या उसके नियर देरेटो एंड उठा के किसको देने का, अलॉन्ग विद अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, अलॉन्ग विद लेटेस्ट CFS चैप्टर 9 वाले जो डॉक्यूमेंट है सारे उठा के मारो ROC को। आपको कुछ से एग्जामिशन चाहिए, किसको अप्लाई करोगे आप, CG को अप्लाई करोगे। इफ द अबव डॉक्यूमेंट इज नॉट इंग्लिश इन सर्टिफाइड ट्रांसलेट कॉपी वुड बी रिक्वायर्ड। Every foreign company shall give a list of place of business in India to the ROC in form number FC3. In form number FC3. Sir, every foreign company shall deliver a statement of related party transaction, repatriation of profits, transfer of fund. 3 चीजें आएगी, related party transaction, repatriation of profits, transfer of funds. किसको, ROC को। Sir, all the documents should be given to ROC within 6 months from the end of the financial year. Within 6 months मतलब 30 सितंबर तक आपको सबमिट करना। It should be audited by a practicing CA, दुनिया का महान इंसान। It should be audited by a practicing CA. Sir, section number कौन सा है, 381 accounts of foreign company. सर 380 टू डिस्क्लोजर्स। पहला डिस्क्लोजर क्या है, नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 380 डिस्क्लोजर, पहला नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कहाँ लगाने का, आउटसाइड एवरी ऑफिस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, एंड शुड बी स्टेटेड ऑन लेटर्स, बिल्स, नोटिस इन इंग्लिश। शुड बी स्टेटेड ऑन ऑल द लेटर्स, बिल्स, नोटिस इन इंग्लिश। नंबर 2
Sir, if the liability of the members is limited, should be ये same point, should be exhibited outside every office or place of business in English and local language. वापस the same point, लेटर बिल नोटिस जाएगा, खाली क्या ऐड हो गया यहाँ पर, प्रोस्पेक्टस इन इंग्लिश. बाकी ऊपर का सेम पॉइंट है, खाली क्या ऐड हो गया यहाँ पर, प्रोस्पेक्टस इन इंग्लिश. सो पहला डिस्क्लोजर क्या आ जाएगा सर, नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन. नंबर टू सर, if the fact that the liability of the members is limited. Section 382 two disclosures. सर 383 क्या कहता है सर, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट. मतलब अब पता अपन ने ऑथराइज पर्सन दिया था रेसिडेंट इन इंडिया स्क्रैपे में. सो अगर आरओसी का कोई भी डिपार्टमेंट इंडिया का लोगों का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है फॉरेन कंपनी के पास, तो उधर विदेश में नहीं भेजेंगे, क्या करेंगे, वो जाकर ऑथराइज पर्सन को दे देंगे. कैसे, इधर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड. सो ऑल द डॉक्यूमेंट सर्व टू ऑथराइज पर्सन इधर बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड, इट विल बी अज्यूम्ड, it will be deemed that it is served on the foreign company. 383 service of document. क्या बोलेंगे अपन, 383 service of documents. सर नेक्स्ट सेक्शन इज 384 charges. क्या बोलते हैं देखो, every foreign company shall file with ROC at the time of creation, modification, satisfaction of charge. All the documents. तो foreign company shall file returns with ROC for creation, modification, satisfaction of charge. क्या बोलते फिर अपन, कुछ ये सेक्शन है, it is applicable mutatis to foreign company. It is applicable to mutatis to foreign company. क्या कहते हैं सर, issue of debenture section 71. 92 एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर बेटा FC4, एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर है FC4. सर सेक्शन 120 दैट्स योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स. 135 CSR, चैप्टर 6 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चैप्टर 14 इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन शैल अप्लाई मुटाटिस टू फॉरेन कंपनी. सर मुटाटिस मतलब सर सेम एज इट इज. लेट्स डू इट अगेन. 71, 92, 128, 135, चैप्टर 6, चैप्टर 14. वापस करते हैं 71, 92, 128, 135, चैप्टर 14, चैप्टर 16, राइट, सॉरी चैप्टर 6 एंड चैप्टर 14, चैप्टर 6 and chapter 14 shall apply mutatis to foreign company. So section 384 charges. Then important penalty, क्योंकि चेंज है इस बार की अमेंडमेंट है 392 पेनल्टी. क्या कहता है सर, कंपनी के लिए मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 3 लाख, 1 लाख 3 लाख. एंड कंटिन्यू डिफॉल्ट के लिए 50,000 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस. 1 लाख से 3 लाख, कंटिन्यू डिफॉल्ट 50,000 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस. 50,000 पर डे 50,000 पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस. सर ऑफिसर के लिए क्या है सर, ऑफिसर के लिए क्या है वहाँ पर ध्यान रखना, 25,000 से लेके 5 लाख, 25,000 से लेके 5 लाख, 25,000 से लेके 5 लाख, 25,000 से लेके 5 लाख. 4 मार्क का आंसर एग्जाम में आ सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. 392 देखो हाउ मच वी डन. वी डिड 242 दैट्स डेफिनेशन. 380 स्क्रैप डॉक्यूमेंट्स टू बी फाइल. 379 फॉरेन टू इंडियन. 360 प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस. सर 381 क्या अपन है फिर, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी. सर 382 टू डिस्क्लोजर्स. 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट. 384 चार्जेस. ध्यान रखा आपको. एन एक अपन ने कर लिया 392 पेनल्टी. फिर 387 क्या कहता है, कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस. 389 एनेक्सर टू प्रोस्पेक्टस. दोनों भाई है, दोनों में से कोई भी एक आपको एग्जाम में लिख सकता है. 387 कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस, 389 एनेक्सर टू प्रोस्पेक्टस. 87 मतलब सर प्रोस्पेक्टस के अंदर क्या किया जाएगा, 89 मतलब प्रोस्पेक्टस से पीछे क्या किया जाएगा. सर कंटेंट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस सर क्या कहते हैं, एन इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी. इंस्ट्रूमेंट डिफाइनिंग और कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. नंबर 2 द प्रोविजंस अंडर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड. नंबर 3 the place in India where the above documents can be inspected. D date of the incorporation. E country, go with the sound. E country of incorporation. F address of place of business in India. Sir पहले 3 is not applicable. ABC is not applicable when the prospectus is issued after 2 years of commencement of business. Sir the instrument defining or constituting the constitution of the company. Sir B provision under which the company is incorporated. C sir above documents कहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे उसका एड्रेस बता दीजिए. It could be place of business but it could be other also. D date of incorporation. E country of incorporation. F address of place of business in India. पहला 3 नहीं देगा कब, when the prospectus is issued after 2 years of commencement of business. 2 years MCQ हो सकते हैं. 389 annexure to prospectus. क्या बोलते हैं अपन, the prospectus should be first registered with ROC before circulation. It should be signed by the chairperson and 2 directors. सर 5 चीजें जाएगी annexure में. पहला expert opinion. Number 2 copy of contract with MD और WTD. MD manager WTD उनके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा अपन ने, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी. अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो रिटर्न मेमोरेंडम. नंबर 3 मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एंटर्ड इन द लास्ट 2 years. सॉरी मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड इन लास्ट 2 years. मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट एंटर्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड इन लास्ट 2 years. D अंडरराइटिंग एग्रीमेंट की कॉपी. E पावर ऑफ अटॉर्नी. इफ द प्रॉस्पेक्ट इज साइंड बाय द एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स. बराबर. सर वापस पढ़ते हैं 389. सर प्रॉस्पेक्टस फर्स्ट शुड बी रजिस्टर्ड विद आरओसी बिफोर सर्कुलेशन शुड बी अप्रूव्ड बाय चेयरपर्सन एंड 2 directors. क्या क्या जाएगा सर 5 चीजें. एक्सपर्ट ओपिनियन, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एमडी मैनेजर WTD. अगर चाहे एमडी मैनेजर की कॉपी नहीं है वहाँ पर तो कोई मेमोरेंडम होगा वो दे दीजिए सर. थर्ड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट एंटर इन ऑर्डिनरी कोर्स बट एंटर इन लास्ट 2 years. डी कॉपी ऑफ अंडरराइटिंग एंड लास्ट पावर ऑफ अटॉर्नी अगर किसी और ने साइन कर रखा है तो. ठीक है, क्या करोगे आप 87 और 89 फटाफट एक बार सामने से देखोगे क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है.
आपके पास अगर बुक में तो ठीक है, नहीं तो फटाफट यहां से देख लीजिए, गिविंग यू 1 मिनट टाइम। नेक्स्ट सर, सेक्शन 390 इज योर आइडिया, क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। एक ऐसी कंपनी जो विदेश में पैदा हुई है, इंडिया में धंधा कर रही है, फॉरेन कंपनी। एक ऐसी कंपनी जो विदेश में पैदा हुई है, विदेश में धंधा कर रही है, खाली ये दोनों ही कंपनी आईडीआर इशू कर सकते हैं। मतलब सर, एक इंडियन कंपनी विदेश में धंधा कर रही है, या अगर एक इंडियन कंपनी इंडिया में धंधा कर रही है, वो आईडीआर इशू नहीं करेगी। अगर उनको अगर मार्केट से पैसा उठाना है तो वो लोग शेयर इशू करेंगे ना, वो लोग शेयर इशू करेंगे, करेक्ट। एक ऐसी कंपनी जो विदेश में पैदा हुई है, मतलब वेदर और नॉट द प्लेस ऑफ बिजनेस इज इंडिया और नॉट, वेदर और नॉट इट इज अ फॉरेन कंपनी और नॉट, दे कैन ओनली इशू आईडीआर, एंड आईडीआर इशू करने से क्या कर, पहले उनको सीजी, सेबी, आरबीआई, 3 लोगों का परमिशन चाहिए, सीजी, आरबीआई, सेबी, सीजी, आरबीआई, सेबी। तो क्या कहते हैं, देखो, इट सेज नो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया वेदर द कंपनी हैज और हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड और मे नॉट एस्टैब्लिश any place of business in India shall make an issue of IDR after it complies with the conditions mentioned by CG in addition to SEBI and direction issued by RBI. तो CG, SEBI, RBI इनका कंप्लायंस करना पड़ेगा, प्लीज रीड दिस व्हेन व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन, जल्दी से। कूल है, देन लेट्स क्विकली रिकॉल ऑल दिस सेक्शन। आधे बच्चे कहेंगे सर सेक्शन पढ़ने के, बेटा हाँ तभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, काम है, याद होगा, 4-5 बार मैं बोल रहा हूँ, 4-5 बार आप बोलेंगे, दिमाग में बैठ जाएगा। लेट्स डू इट अगेन। सर 242 डेफिनेशन होता है, 380 आपका स्क्रैपे होता है सर, 386 सी प्लेस ऑफ बिजनेस शेयर ट्रांसफर, शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, 379 फॉरेन टू इंडियन, 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, 382 टू डिस्क्लोजर्स, 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, 384 चार्जेस, 387 हमने क्या कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, 389 एनेक्सर टू प्रॉस्पेक्टस, 392 पेनल्टी होता है, 390 आईडीआर, खाली बाहर वाली कंपनी, बाहर की इंडिया वाली कंपनी ही आईडीआर इशू कर सकते। इंडिया की कंपनी आईडीआर इशू नहीं कर सकती, ध्यान रखने एग्जाम में आ सकता है, इंडिया की कंपनी आईडीआर इशू नहीं कर सकते, भले उनको पैदा करने वाला कौन, पैदा कहाँ हुआ वो देखने का। एक ऐसा क्वेश्चन आएगा कि भैया एक इंडियन कंपनी जिसके सारे शेयर होल्डर्स फॉरेन सिटीजन है, एक ऐसी कंपनी इंडियन कंपनी जिसमें सारे शेयर होल्डर्स फॉरेनर्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो पैदा इंडिया में होना, वो आईडीआर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। देन आपके टीचर की बुक में सेक्शन 388 होगा, खाली इसको रीड कर लीजिएगा।
रीडिंग टाइप है, प्रोविजन एज टू एक्सपर्ट कंसेंट इन अलॉटमेंट, तो एक्सपर्ट का कंसेंट आप ले सकते हो, तो उसको जो प्रोस्पेक्टस की जो लाइबिलिटी वाला जो आंसर है वो भी उनको मुटाटिस मुटांडिस लग जाएगा, वो भी उनको मुटाटिस मुटांडिस लगेगा। तो देखो वो नीचे बोल ही देता है वहाँ पर कि एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 34 36 एंड चैप्टर 20, चैप्टर 20 बेसिकली वाइंडिंग आपका सेक्शन चैप्टर है एज पर कंपनी सेक्शन 34 36 लाइबिलिटी, मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस का लाइबिलिटी, बराबर। तो वो भी फॉरेन कंपनी को मुटाटिस मुटांडिस एप्लीकेबल है, मुटाटिस मुटांडिस एप्लीकेबल, टाइम पास है। मेन आंसर जो है वो एग्जाम में ये दिख सकते हैं, ध्यान सुनो भैया। अगर किसी फॉरेन कंपनी ने कंप्लाई नहीं किया प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर तो क्या हो जाएगा सर, ना तो वो सू कर सकते हैं, ना वो कुछ क्लेम कर सकते हैं, ना कुछ वो सेट ऑफ वेट ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, पर सामने वाला उन पर सू कर सकता है, सामने वाला कोई सेट ऑफ क्लेम कर सकता है, सामने वाला कोई काउंटर क्लेम कर सकता है। यहाँ पर मतलब बेसिकली आप किसी की मार नहीं सकते, पर आपकी कोई आके मार सकता है अगर आपने कंप्लाई नहीं किया तो। क्या कहते हैं देखो, एनी फेलियर बाय अ कंपनी टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, व्हेन से दिस चैप्टर मतलब चैप्टर 22 फॉरेन कंपनी का, शैल नॉट अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग और ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी और इट्स लायबिलिटी टू बी सूड इन रिस्पेक्ट ऑफ, but the company shall not be entitled to bring any suit, claim, any set off, any counter claim or institute any legal proceeding in respect of any such contract dealing until the company comply with the provision of this chapter या फिर this act। समझा आपको? लोग आपके पर सू कर सकते पर आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, ध्यान रखना चाहिए। फिर ये कुछ 390A आया था, 393A आया था कुछ, क्या है CG भैया, अलग अलग कंपनी को, अलग अलग फॉरेन कंपनी को, अलग अलग कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को, पहले प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है उसको कुछ प्रोविजंस अप्लाई कर सकती है, कुछ प्रोविजंस उसको एग्जेम्पशन दे सकती है, एंड वो जो नोटिफिकेशन आएगा वो बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रख दिया जाएगा। तो ये नया सेक्शन ऐड हुआ है, पर अभी तक क्या नोटिफिकेशन है वो अब तक एप्लीकेबल नहीं है, खाली सेक्शन ऐड हुआ है। तो ऐसा चीज़ से कोई आंसर फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ चेंज नहीं हो रहा। 22 मिनट्स मेरे को सामने दिख रही है, 22 मिनट में मैं कहता हूँ 2 मिनट हमारा स्टार्टिंग का इंट्रो था, 20 मिनट में अपना फॉरेन कंपनी खत्म होता है, बराबर। नेक्स्ट 2 मिनट में फटाफट अपने क्विकली रिकैप कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने। सर सबसे पहले 242 डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एस्टैब्लिश्ड ईदर थ्रू इटसेल्फ और थ्रू एजेंट वेदर फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली एंड कंडक्टिंग एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। आपकी बुक में देंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड की डेफिनेशन की, मेन बुक में होगी आपके, वो रीड कर लीजिएगा खाली। फिर जैसे वो इंडिया के साथ 380 स्क्रैपे लेके जाएंगे किधर, ROC ऑफ न्यू दिल्ली केवल, फॉर्म नंबर FC1 विद इन 30 डेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। स्क्रैपे में कुछ चेंज करने का अपने को सर FC2 विद इन 30 डेज। अच्छा, आपकी कंपनी पूरे इंडिया में कहीं भी हो, कहीं भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, आपको ROC न्यू दिल्ली का ही लगेगा सर। फिर उसके बाद क्या अपने 386C शेयर ट्रांसफर ऑफिस एंड शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड शेयर ट्रांसफर शेयर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। फिर क्या 379 कि अगर एक फॉरेन कंपनी मिनिमम 50% ऑफ पेड अप कैपिटल वेदर इक्विटी और प्रेफरेंस इज हेल्ड बाय Indian citizen or Indian company whether singly or jointly, then such foreign company shall be deemed to be incorporated in India. So they have to comply with chapter 22 and such other provisions as prescribed by CG. 381 accounts of foreign company within 6 months from the end of the financial submit करना, it has to be audited by CA. लिस्ट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस देने अपने को ROC को फॉर्म नंबर FC3 में, इंडियन बिजनेस का अलॉन्ग विद CFS आपको सब अपने ROC को देने का। देन अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेट कॉपी देनी पड़ेगी अपने को। फिर 3 चीज़ें, डिटेल्स ऑफ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड्स एंड ट्रांसफर ऑफ फंड्स, बराबर। ये 3 चीज़ें अपने को ROC को सबमिट करनी पड़ती है, स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंड ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड्स इफ एनी, बराबर। फिर 382 टू डिस्क्लोजर्स, एक तो नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑफिस के बाहर लगाओ, लोकल लैंग्वेज इंग्लिश, एंड अपने हर लेटर बिल नोटिस से लगाओ इंग्लिश में। नंबर 2 द फैक्ट दैट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड सेम, बाजू वाला भी सेम, एंड प्रोस्पेक्टस खाली क्या ऐड हो जाएगा बेटा, प्रोस्पेक्टस ऐड हो जाएगा। 383 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसमें क्या बोला अपन ने कि अगर फॉरेन कंपनी को ऑथराइज पर्सन को डॉक्यूमेंट दे दिया, हमेशा मान लिया जाएगा कि वो कंपनी में सब कर दिया है। 384 चार्जेस, क्रिएशन मॉडिफिकेशन सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज हो आपको सबमिट करना है। एनुअल रिटर्न का फॉर्म नंबर है FC4, कुछ सेक्शन है 71 120 71 92 128 135 चैप्टर 6 चैप्टर 14 मोटाटिस एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी। फिर हमने किया सर 387 कंटेंट्स ऑफ प्रॉस्पेक्टस, 389 एनेक्सचर टू प्रॉस्पेक्टस। 87 में आपको पहले 3 चीज नहीं देनी है, इफ द प्रॉस्पेक्टस इशूड आफ्टर 2 years ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। 389 इज बेसिकली एनेक्सचर टू प्रॉस्पेक्टस, पीछे क्या जाएगा, चेयरपर्सन साइन करेंगे, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे, तो उसमें 5 पॉइंट है, ध्यान रखना। 392 पेनल्टी है कंपनी के लिए, ऑफिसर के लिए तो 25 से 5 है, कंपनी के 1 से 3 लाख है, एंड कंटिन्यू डिफॉल्ट के लिए 50,000 पर डे, 50,000 पर डे, 50,000 पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूस। 390 IDR, इंडिया वाली कंपनी IDR इशू नहीं कर सकती, विदेश में पैदा हुआ इंडिया में धंधा कर रहा है, विदेश में पैदा हुआ विदेश में धंधा कर रहा है, आप ही IDR इशू कर सकते हो। CG RBI SEBI उनका कंडीशन कंप्लाई करना पड़ेगा। फिर एक लास्ट सेक्शन था वो अपना ये वाला नीचे वाला वैलिडिटी वाला 393, ये क्या कहता है सर कि अगर आपने कंप्लाई नहीं किया प्रोविजन के तो भैया लोग आपको मार सकते हैं, आप किसी की मार नहीं सकते हो, ध्यान रखना। पूरा फॉरेन कंपनी खत्म, 22-23 मिनट में खत्म हो गया। मजा आया, कूल, कीप द स्पिरिट हाई, वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर गाइस। अब हम कर रहे हैं फटाक से कर रहे हैं हम लोग अभी ई गवर्नेंस।
किससे कौन सा चैप्टर कर रहे हम लोग? ई गवर्नेंस। आपके मेरे वालों के पास अलग चैप्टर होता है, आपकी टीचर की बुक में ये मिलेगा आपको सेक्शन नंबर 153 टू 159 डिन में, अपॉइंटमेंट वाले चैप्टर में मिलेगा आपको, मॉडल में भी आपको अपॉइंटमेंट में मिलेगा। तो अगर आप मुझसे पढ़ो तो आपको अलग चैप्टर अपना, तो अगर किसी और से पढ़ कर कोई दिक्कत नहीं बेटा, मॉडल में आपको मिलेगा 153 से 159 डिन निकालिए। सर 14 से 18 पेज नंबर आ जाइए बेटा, फटाफट करते इसको भी। कीप द स्पिरिट्स हाई, कंट्रोल में चीजें अपन कर सकते बच्चों, कर सकते, होएगा, आ जाओ जल्दी। सर डिन 153 टू 159 क्या कहता है सर? दो प्रकार के ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में दो होते हैं, फिजिकल फ्रंट एंड वर्चुअल फ्रंट। सर फिजिकल फ्रंट ऑफिस, वैसे मैं अगर आरओसी काउंटर पे गया, अब तो बंद हो गया इंडिया में, तो अब सारे जो फिजिकल काउंटर से वो बंद हो गए, सारे वर्चुअल फ्रंट हो गए, बराबर। तो अभी सारे वीएफओ बन गए हैं। सर बैक ऑफिस का जहाँ पर पिछाड़ा काम होता है सारा, सर अपन ने जो अपलोड किया है वो लोग डाउनलोड करके चेक करेंगे, कुछ डिस्क्रिप्शन वो अपने को रिप्लाई करते हैं। सो एग्जाम में 2 मार्क का 3 मार्क का आंसर आते हैं। ऑफिस बताइए आरओसी के कौन कौन से? फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, फ्रंट में पीएफओ एंड वीएफओ। प्लीज रीड दिस आंसर, आपके पास नहीं तो फोटो खींच लीजिएगा, रट्टा मानना पड़ेगा, काम का है, 2-2 3-3 मार्क का आता ही है, छोटे छोटे आंसर से स्कोरिंग है। कूल है। नेक्स्ट सर डिन कैसे बनेगा? बहुत सिंपल है। अज्यूम करो कोई भी इंडिविजुअल जिसको डायरेक्टर बनेगा, तो डायरेक्टर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका डिन। सर उम्र कितनी होनी चाहिए? ऐसा लिखा नहीं लॉ में, पर आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सीजी के साथ, तो आपके 18 साल की उम्र होनी चाहिए, मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए डायरेक्टर बनने के। आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर, नॉट टॉकिंग अबाउट एमडी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आईडी, आई एम टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर। सर एवरी इंडिविजुअल शैल मेक एन एप्लीकेशन टू CG in form number DIR3 along with the fee of ₹500. फिर CG will allot the DIN within 1 month. CG will allot the DIN within 1 month. सर जैसे डायरेक्टर को मिला, डायरेक्टर भाग के जाएगा, चल इन्फॉर्म टू द कंपनी विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिन, के मेरे को डिन मिल गया। फिर कंपनी वैसे मिल गया, कंपनी विल इंटीमेट टू CG, सो कंपनी विल इंटीमेट टू ROC इन फॉर्म नंबर DIR3C, कंपनी टू ROC 3C, company to ROC. Company shall inform to the ROC DI3C within 15 days from the date of the receipt of intimation from the director. So director जाएगा किसके पास? देखो वो जो इंडिविजुअल जाएगा किसके पास? CG के पास। CG क्या कर देगा? विद इन 1 month डिन देगा। फिर वो इंडिविजुअल किसके पास जाएगा? कंपनी के पास। विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीप्ट ऑफ डिन, कंपनी किसके पास जाएगी? ROC के पास। सर विद इन 15 days। फॉर्म नंबर कौन सा इसका? DI3C, कंपनी टू ROC। सर कुछ भी डायरेक्टर का जो दिन है, इट विल बी वैलिड फॉर द लाइफ टाइम अंटिल कैंसल, सरेंडर और डीएक्टिवेटेड। कितने दिन लेने के सर? एक दिन। सर कांड किया, सेम पेनल्टी कंपनी ऑफिसर के लिए 25 मैक्सिमम 1 लाख 25 से 1 लाख कंटिन्यू डिफॉल्ट किया तो 100 रुपये पर डे। किसके लिए? पेनल्टी इन केस कंपनी फेल्स टू फर्निश द डिन। अगर वो जो इंसान है हमारे एग्जाम्पल, जो इंसान है जिसको डिन लेना था, उसने कुछ कांड किया है, up to 50,000 up to 500 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस, up to 50,000 up to 500 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। याद करना पड़ेगा, कंपनी ऑफिसर सेम है, 25 1 100 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। अच्छा इंसान ने कुछ झूठा बता दिया, वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं दिया, कंपनी को इंटीमेट नहीं किया, सो up to 50,000 up to 500 रुपये पर डे टिल द डिफॉल्ट कंटिन्यूस। सर DI3 के साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और देने पड़ते हैं अपने को? फोटो, स्माइलिंग फोटोग्राफ, ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड लगा दीजिए वहाँ पर, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड लगा दीजिए, अपना पासपोर्ट लगा दीजिए। बोर्ड रेजोल्यूशन प्रपोजिंग इज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एन एक्जिस्टिंग कंपनी, ठीक है, जो कंपनी जिंदा है वो उसको अपॉइंट करे तो उसका भी बोर्ड रेजोल्यूशन होगा पर, एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड। सो एग्जाम में आ सकता है कि मिस्टर राम है, उनको डायरेक्टर बनने का, यू वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स उनको अटैच करने पड़ेंगे? तो बेटा ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। देन सर DI3 has to be digitally verified by the applicant using his or her DSC, digitally वो sign करेंगे, and shall be verified by CS, MD, CEO, CFO of the company in which
द एप्लीकेंट इज इंटेंडेड टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. तो कौन साइन करेगा सर? वो उसको एप्लीकेंट साइन करेगा. एंड कौन वेरीफाई कर लेगा यहाँ पर? कंपनी का सीएसओ का वो साइन कर लेगा, एमडी साइन कर लेंगे, सीईओ कर लेंगे, सीएफओ कर लेंगे वहाँ पर जहाँ पर वो डायरेक्टर बनने जा रहे हैं. सर व्हाट इफ द डीन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड? बेटा अगर डीन एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो गई तो आपको ठीक करने का मौका देगा 15 दिन के अंदर. सर 15 दिन में अगर जब मैं वापस से भरूंगा वहाँ पर फॉर्म तो अपने को फ्रेश एप्लीकेशन है तो वापस से पैसा भरने की जरूरत नहीं है. अच्छा 15 दिन में अगर मैंने नहीं किया तो मैं गलती हो गया, ठीक है आप कंडोलेंस वो एक्सटेंशन मांग सकते हो, बट ठीक है नहीं मिला तो अभी एप्लीकेशन बिकम्स इनवैलिड एंड जो 500 रुपये दिया ना 500 रुपये वो फॉरफिट हो जाएगा. आप बोलो सर वो 500 रुपये ठीक है फॉरफिट मत करो, आप आगे मैं वापस से भरूंगा ना वहाँ पर एडजस्ट कर लेना. नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड. प्लीज रीड दिस पैरा. व्हाट इफ द डीन एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड? रीड कीजिए सामने स्क्रीन से. Next, sir, what are the additional documents required in case of foreign national for obtaining DIN? Sir, जैसे भी एक क्वेश्चन आ गया, Mr. Jack, he's a foreign national, he want to become a director, you are a practicing CA, आप क्या एडवाइस करोगे सर? सर विदेशी वाला इंसान तो क्या चाहिए? अपना पासपोर्ट. जैसे तुम जैसे बच्चों के लिए चाहिए अपने को पैन कार्ड, मेरे से लोगों को चाहिए पासपोर्ट. आई एम बॉर्न ब्रॉट अप इन लंदन, या then I came to India, yeah, like 5 years back. Baki I was in London only. So sir, details of valid passport should be filed in DIR 3. Details of valid passport should be filed in DIR 3 and a certified copy should be attached. So all the supporting documents should be certified by Indian Embassy. Indian Embassy किधर होगा? BKC? अबे गोबर. Indian Embassy विदेश में होता है, विदेश में. और a notary in the home country मतलब वहाँ का नोटरी वो कर दे, या फिर MD CEO CS of the company registered India जहाँ पर वो डायरेक्टर बनने वाले हैं, तो Indian Embassy सर्टिफाइड कर दे. सर या तो नोटरी इन होम कंट्री कर दे या तो MD CEO CS उस कंपनी का जहाँ पर वो डायरेक्टर बनना है वो सर्टिफाई कर दे. अच्छा सर वो जो फॉरेन डायरेक्टर है उसका कुछ इंडिया के साथ रिश्ता है, वैलिड मल्टीपल एंट्री इंडियन वीजा या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, देन अटेस्टेशन कुड आल्सो बी डन बाय पब्लिक नोटरी और अ गैजेटेड ऑफिसर इन इंडिया या दुनिया के 3 महान लोग CA CMA वो लोग भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं. ये किसके लिए था सर? फॉरेन नेशनल के लिए था. सर वेरी इंपॉर्टेंट सर, व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर द इंटीमेशन ऑफ चेंज इन DIN एप्लीकेशन? बेटा एप्लीकेशन का DIR 3 था, मेरा एड्रेस चेंज हो गया सर, मेरा जेंडर चेंज हो गया है सर, मेरा फोन नंबर चेंज हो गया है, मेरे को चेंज करने का है तो CHANGE 6 DIR 6. तो क्या बोलता है सर? एवरी एप्लीकेंट जिसको कुछ इंडिविजुअल, अभी तो डायरेक्टर बन गया है वो बराबर, जिसको कुछ भी पर्टिकुलर्स में चेंज करना जो DIR 3 में दिए गए थे, ही शैल इंटीमेट सच चेंजेस टू द CG. कैसे? बाय डाउनलोडिंग द फॉर्म DIR 6, attach a copy of the proof of the change particulars and submit electronically. Then it should be digitally signed by CA, CMA and CS. दुनिया के जो 3 महान लोग हैं वो लोग उसको सर्टिफाई कर देंगे. Then the applicant shall submit DIR 6. फिर CG क्या कहता है? CG upon being satisfied will verify the changes and inform the applicant by either by post or electronic or by any other mode. फिर the DIN cell of the MCA shall also intimate the change to the concerned ROC जहां पर रजिस्टर ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है. The concerned individual shall also intimate the changes to the company or the company जहां पर वो डायरेक्टर within 15 days of such change. देखो इंडिविजुअल को CG को बताने का 30 दिन के अंदर, इंडिविजुअल को कंपनी को बताने का 15 दिन के अंदर. फॉर्म नंबर है DIR 6. MCQ में डेज आ सकते हैं, फॉर्म नंबर आ सकता है DIR 6 CHANGE 666. ये ड्रॉ कर लीजिए अपने टीचर की बुक में कहीं भी. इंडिविजुअल जाएगा CG के पास 30 दिन के अंदर, कंपनी के इंटीमेट करेगा 15 दिन के फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग चेंजेस. प्लीज ड्रॉ दिस. Done? Then, sir, what is the procedure for cancellation or surrender or deactivation of the DIN? Cancellation, surrender, deactivation of the DIN.
सर दिया कौन था, सीजी, तो कैंसिल भी कौन करेगा, सीजी, सुंदर भी क्या करेंगे, सीजी, डीएक्टिवेट कौन करेगा, सीजी के पास, बराबर। करने से पहले क्या करेगा, अपने को भौंकने का मौका देगा, दैट्स अ पोर्शन ऑफ बीइंग हर्ड। क्या ग्राउंड है सर, सर इफ द डीन इज बी फाउंड टू बी डुप्लीकेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम पर्सन, प्रोवाइड द डेटा रिलेटेड टू बोथ द डीन विल बी मर्ज विद वन वैलिडली रिटेन नंबर, मर्ज कर देगा, दैट्स डुप्लीकेटेड। नंबर 2 रॉन्गफुल या फिर फ्रॉडुलेंट मैनर, थर्ड डेथ, फोर्थ अनसाउंड माइंड, आंसर मेरे को देख लो, ई इंडिविजुअल इंसॉल्वेंट बन गया, मेरे को देख लो, मेरे को देख लो, एफ भैया भाई साहब ने DI 5 भर दिया, बोलता है कि भैया ना तो मेरे को कभी डायरेक्टर अपॉइंट किया किसी ने, ना मैंने कुछ काम किया, ना इससे कोई फाइलिंग की, DIR 5 दे देगा वो, फॉर्म नंबर DIR 5 दे देगा वो सुरेंद्र के लिए। तो ये 6 ग्राउंड से, इंस्टीट्यूट 6 नहीं पूछेगा बेटा, कोई भी 6 में से एक आपको क्वेश्चन में ट्रैक कर देगा, बोलेगा पता कौन करेगा कैंसिलेशन, सर डुप्लीकेटेड है, फ्रॉड है, डेथ है, अनसाउंड माइंड है, इंसॉल्वेंट है एंड DIR 5 में सुरेंद्र, DIR 5 में सुरेंद्र, DIR 5 में सुरेंद्र। प्लीज रीड ऑल द ग्राउंड्स अगेन, इंपॉर्टेंट आंसर, दिस इज सुरेंद्र डीएक्टिवेशन कैंसिलेशन। डन है, खत्म खत्म। खाली फॉर्म नंबर देखना है आपको, DIR 3 एप्लीकेशन फॉर डेन, DIR 3A। अगर किसी का सरनेम नहीं हो, जैसे नो ऑफेंस गाइस, साउथ इंडियंस के सरनेम नहीं तो उनके या तो उनके विलेज के या तो उनके जो फादर होते हैं उनका नाम उनका सरनेम बन जाता है, ठीक है, तो उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। DIR 3A, 3B ट्रांसलेशनल आज को रेलेवेंट नहीं है, DIR 3C कंपनी टू आल्सो को इंटीमेट करना, DIR 5 सुरेंद्र, DIR 6 चेंज इन DIR 3, फॉर्म नंबर MCQ याद करना है, DIR 3 एप्लीकेशन फॉर डेन, 3A सरनेम क्लैरिफिकेशन, 3B ट्रांसलेशनल कुछ काम करनी है, 3C कंपनी टू ROC, DIR 5 सुरेंद्र, DIR 6 सर चेंज इन DIR 3, चैप्टर ओवर, चैप्टर ओवर। भगाया भगाया भगाया, कुत्ते की रेस में नंगा दौड़ाया। आवा, तो सेक्शन हो गया आपका 153 से 159, सारे फॉर्म हो गए आपके। नेक्स्ट रिवीजन वी आर डूइंग इज NCLT निकालिए, आ जाता 4 से 6 मार्क का ये भी, NCLT क्या कहता है ये, ठीक है। अब देखो MCQ मिल सकता है आपको प्लस अगर डिस्क्रिप्ट आता तो 4 मार्क का, तो दोनों बनकर आ जाएगा, तो MCQ डिस्क्रिप्ट दोनों तो 6 मार्क का, तो दो 3 मार्क के क्वेश्चन आप। सर NCLT क्या है, अगर कल को किसी भी कंपनी में कुछ भी कांड होता है, उनको अगर अपील फाइल करते हैं, मतलब एम्प्लॉयर है, मतलब एम्प्लॉय है, कंपनी है, किसी के साथ भी कुछ कांड होगा, तो अगर आपको अपील फाइल करना है, आप जाओगे ट्राइब्यूनल के पास। आप ट्राइब्यूनल से कुछ नहीं हो, ट्राइब्यूनल मतलब सर NCLT, अगर ट्राइब्यूनल से NCLT से कुछ नहीं हो, आप आगे जाओगे NCLT के पास, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। अगर वहाँ उनसे भी कुछ नहीं, आप आगे जाओगे सुप्रीम कोर्ट के पास, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। आप अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ नहीं, आप जाओगे सीधा घर पे बेटा, घर पे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज एपेक्स अथॉरिटी, उसके आगे कुछ नहीं है। तो सर कहाँ जाएंगे अपन, सर अपन जाएंगे NCLT के पास जाएंगे अपन, NCLT के पास, NCLT से अपन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सर NCLT से NCLT के जाने के लिए अपने पास डेज होते हैं 45 डेज खत्म हो गया, कोई बात नहीं बेटा, एक्सटेंशन 45 डेज का मिल जाएगा। NCLT से सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के लिए अपने पास 60 डेज होते हैं, एक्सटेंशन 60 डेज। भले वो NCLT हो, भले वो NCLT हो, इनको डिसीजन देने के लिए टाइम लिमिट है 3 मंथ्स। अगर 3 मंथ्स खत्म हो गया तो इनको एक्सटेंशन मिल जाएगा 90 डेज का। हो वो 3 मंथ्स है, बट 90 डेज लिखा है वहाँ पर, बराबर। अच्छा, अगर NCLT हो, कुछ भी ऑर्डर रेक्टिफाई करने का मतलब चेंज करने का, कुछ गलती हो गया उससे, बराबर, कोई दिक्कत नहीं सर। उसके जो ईयर्स है बेटा वो विदिन 2 ईयर्स है, विदिन 2 ईयर्स NCLT अपना वो ऑर्डर है रेक्टिफाई कर सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। हाँ, अगर सामने वाली पार्टी ने अपील फाइल कर दिया, आगे अपील फाइल कर दिए, तो भैया आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते, चैप्टर इज ओवर। इतना ही है।
हाँ इतना ही। खाली एक कॉन्ट्रैक्ट, एक क्वेश्चन आएगा वहाँ पर कि अगर NCLT है या अगर NCLT है, उसमें जो भी क्वालिफिकेशन दी है इस एक्ट में, कंपनीज एक्ट में, आपने अगर वो मीट नहीं की या वो जो क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से अपॉइंट नहीं किया गया है बराबर, या फिर वो छोड़ के चला गया है, वैकेंसी हो गई है, तो जो उन्होंने जो डिसीजन दिए होंगे ना, मतलब इट इज अ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT या NCLT, इट इज अ डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ NCLT या NCLT, उन्होंने जो डिसीजन दिए होंगे ना बेटा, वो वैलिड रहेंगे। भले NCLT बेकार हो, डिफेक्टिव हो, पर जो डिसीजन दिया उन्होंने वो इफेक्टिव होंगे, वो इफेक्टिव होंगे। चैप्टर इज ओवर। पता नहीं, अच्छा आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ा क्या? ओहो 250 घंटा लॉ, ओहो कितना मार्क्स आएगा? 55-60? 100 घंटे में भी उतना ही आता है, इतना ही होता है बेटा। बाकी अभी तुमको ज्ञान लेने गए तो बेटा गूगल है फिर, या बाकी वो तुम्हारे टीचर, बेटा इतना ही होता है पढ़ने के लिए, एग्जाम में इतना ही आएगा। देखो सारी चीज़ें कवर है। इट सेज NCLT is a quasi-judicial body. It's not a court, but it's like a court that adjudicates the matters pertinent to companies in India. Any person aggrieved by the decision of NCLT may prefer an appeal to NCLT. That's National Company Law Appellate Tribunal. Will be consisting of a chairperson and such other numbers of JM and TM, that's judicial members and technical members, as the CG में deem fit. Definition से कुछ ऐसा काम की नहीं है, खाली रीड करने का आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सर अपीलेट ट्राइब्यूनल का मतलब NCLT का जो नेता होगा ना, वो होगा चेयरपर्सन। कौन होगा बेटा? वो चेयरपर्सन। यहाँ देखो, चेयरपर्सन मीन्स द चेयरपर्सन ऑफ द AT। अच्छा, ट्राइब्यूनल का जो नेता होगा वो क्या होता है? प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो द पोस्ट सेम लेवल की है पर नाम अलग अलग है। NCLT में बोलते हैं अपन प्रेसिडेंट, NCLT में बोलते हैं अपन चेयरपर्सन। सर जुडिशियल मेंबर्स मतलब क्या? जुडिशरी से रिलेटेड, जुडिशियल से मतलब लॉ से रिलेटेड होगा। टेक्निकल मेंबर मतलब सर जो पढ़े लिखे, अपन जैसे लोग CA, CS, CMA, लॉयर्स, MBA, वो सब पढ़े जो लिखे लोग होते हैं वैसे। सर GM मीन्स अ मेंबर ऑफ द T और द AT अपॉइंटेड एज सच एंड इंक्लूड्स द प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन एज अ केस में भी। तो जो प्रेसिडेंट चेयरपर्सन है वो भी लॉ वाले रिलेटेड लोग होंगे, लॉ वाले रिलेटेड। मेंबर क्या होता है? सो मेंबर्स मीन वेदर JM और TM एंड इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन एज अ केस में भी। सो मेंबर में दोनों आएंगे, JM एंड TM। ध्यान रखना, JM लॉ वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं, TM मतलब जो अपन CA, CS, CMA वाले लोग होते हैं। टेक्निकल मेंबर मीन्स अ मेंबर ऑफ द T और द AT अपॉइंटेड एज सच। डेफिनेशन खाली समझने के लिए, बाकी कुछ काम का नहीं है। MCQ में ध्यान रखना, NCLT का नेता होता है चेयरपर्सन, NCLT का नेता होता है प्रेसिडेंट। फिर कुछ एक्स्ट्रा है, पहले इसमें और बहुत सारी चीजें होती थी पर आपका जब सिलेबस रिवैम्प हुआ तो सब हट गया है। क्या बोलेंगे अपन? सो द प्रेसिडेंट ऑफ NCLT, प्रेसिडेंट ऑफ NCLT, चेयरपर्सन ऑफ NCLT मतलब दोनों के नेता, एंड द जुडिशियल मेंबर्स ऑफ NCLT, जुडिशियल मेंबर्स ऑफ NCLT विल बी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विल बी अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मेंबर्स ऑफ NCLT, मेंबर मतलब JM एंड TM जो लोग रह गए, एंड TM ऑफ NCLT एंड TM ऑफ NCLT विल बी अपॉइंटेड बाय सिलेक्शन कमिटी। नहीं भी याद करो तो भी चलेगा क्योंकि खत्म हो गया बेटा, भी खत्म हो गया सब अपने, मतलब एक्चुअली है सिलेबस में नहीं है आपकी। फिर ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सर रेक्टिफिकेशन सेक्शन नंबर 420, 420 2 साल, 420 2 साल, 420 420। द T आफ्टर गिविंग नोटिस टू द पार्टीज and giving a reasonable opportunity of being unto the parties may pass such order as they think fit. The T may at any time within 2 years, at any time within 2 years from the date of the order, with a view to rectify any mistake which is apparent from the record, may amend any order passed by it and shall make such amendment if the mistake is brought to its notice by the parties. So 2 साल में rectify कर सकते हैं, provided no such amendment shall be made in respect of any order against which an appeal has been preferred under this act. The tribunal shall send a copy of every order passed under this section to all the parties कंसर्न। बराबर, तो विद इन 2 ईयर्स काम की बात है। अच्छा, अगर अपील फाइल कर दिए तो भैया अपन नहीं कर सकते, आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। अच्छा, अगर पार्टी की रजामंदी से ही हुआ था, पार्टी की रजामंदी से ऑर्डर पास किया था, उसमें भी अपन अपील नहीं, उसमें चेंज नहीं कर सकते, उसमें चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, उसमें चेंज नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 420 सर ऑर्डर्स ऑफ ट्राइब्यूनल 421, 422, 423 वो यहाँ पर शॉर्ट में लिखा हुआ है। एक सेकेंड ना बाबू, बिहेव योरसेल्फ बाबू। या 421, 422, 423 यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है पूरा। NCLT से NCLT के पास 45 डेज एक्सटेंशन, 45 डेज। NCLT से सुप्रीम कोर्ट के पास 60 डेज एक्सटेंशन, 60 डेज। NCLT विल गिव जजमेंट्स इन 3 मंथ्स, एक्सटेंशन 3 मंथ मतलब वो 90 डेज है। मतलब स्पेसिफिक अगर मैं आपको बताऊँ तो वो 90 डेज होगा। आपने टीचर की बुक से देख लीजिएगा। 20 हो गया आपका, 22 ईयर्स रेक्टिफिकेशन, 21, 22, 23 टाइम पास। NCLT सुप्रीम कोर्ट के बाद घर। देन ध्यान रखना ये क्वेश्चन है, सिविल कोर्ट विल हैव नो जुरिसडिक्शन, सिविल कोर्ट नॉट टू हैव एनी जुरिसडिक्शन। अगर आपका केस NCLT के बाद चल रहा है भैया, सिविल कोर्ट कोई बीच में उंगली नहीं कर सकता।
नो सिविल कोर्ट विल हैव जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विद टी और एटी इज एम्पावर्ड टू। अच्छा, कोई इंजंक्शन, कोई स्टे ऑर्डर ग्रांटेड, वो भी इफेक्टिव नहीं होगा। सब कुछ सब ये लोग अलग चलते हैं। एनसीएलटी अलग चलेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तुम्हारा जो चलेगा अलग चलेगा, सिविल कोर्ट तेरा अलग चलेगा, इंजंक्शन कोई एप्लीकेबल नहीं होगा, सब कुछ अलग चलेगा। कोई बीच में आके उंगली नहीं कर सकता, कंपनी से एक सुप्रीम है यहाँ पर, ठीक है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द टी और एटी शैल बी क्वेश्चन और शैल बी इनवैलिड merely on the grounds of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the T or AT as the case may be. Important section 431. Limitation Act. So limitation act will apply so far as to the period of appeals. बाकी कोई भी एक्ट आके कोई भी कोड आके बीच में उंगली नहीं कर सकता एक्सेप्ट लिमिटेशन एक्ट. इट शैल अप्लाई फॉर द पीरियड जो दे रखा है ना उन्होंने 3 मंथ्स, सॉरी 45 डेज, 45 डेज, 60 डेज, 60 डेज, 3 मंथ्स, 90 डेज, उसके प्रति लिमिटेशन एक्ट लग जाएगा, बाकी कहीं नहीं लगेगा. क्लियर? दिस इज एनसीएलटी, एनसीएलटी. एक और चैप्टर खत्म, एक और चैप्टर खत्म. आ जाओ, वी आर डूइंग वन मोर चैप्टर. लेट्स डू स्पेशल कोर्ट 19 से 25. स्पेशल कोर्ट, वी आर डूइंग स्पेशल कोर्ट. स्पेशल कोर्ट 442, 443, 444, 435, 436, 454, 454 है डबल पेनल्टी. ठीक है, आ जाइए फटाफट करते हैं इसको अपन. सर 442 इट सेज मीडिएशन कंसिलेशन पैनल कि जब लड़ाई हो जाती है तो एक मीडिएटर चाहिए अपने को जो मांडवली करा के दे, बराबर. सो उसको बोलते हैं मीडिएशन. मीडिएशन मींस इंटरवेंशन ऑफ सम थर्ड पार्टी इन अ डिस्प्यूट विद इंटेंशन टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. कंसिलेशन मतलब प्यार मोहब्बत है, रजामंदी से करना. ठीक है. अच्छा, तो क्या करता है सीजीए बोलते हैं कि जैसे आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट अपने को सिलेबस में, न्यू सिलेबस में है ये, तो काय के अलग एक्ट में जानेगा. कंपनी तुम्हारे बीच में डिस्प्यूट हो गया, कंपनी के बीच में हो गया, एम्प्लॉयर के बीच में हो गया, कंपनी से के बच्चों तुम अपना स्वैग अलग है, तुम बाहर नहीं जाओगे, तुम घर में एक डिपार्टमेंट है सीजी, जो सीजी उसको बनाएगा, उसको बोलते हैं एमसीपी, उनके पास जाओ, फुल टाइम पास है. क्या कहता है सीजी शैल मेंटेन अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कॉलिंग एज एमसीपी फॉर मीडिएशन बिटवीन द पार्टीज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग. सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स, बिफोर सीजीटी एटी, बिफोर सीजीटी एटी, बिफोर सीजीटी एटी. तो अगर आपकी लड़ाई चल रही है सीजी के पास या टी के पास या एटी के पास, आपको सी लिटिगेशन तो हमेशा ही है, लड़ाई तो आप हमेशा करोगे. एक काम करो ना, मांडवली कर लीजिए जाके, बराबर. पूरे आंसर में कुछ नहीं है, सच 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 सच, हर जगह पे वही होगा. द पैनल विल कंसिडर सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब. एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग कैन मेक एन एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब फीस. द फीस टर्म्स कंडीशन प्रोसीजर विल बी एज मे बी प्रिस्क्राइब. एमसीपी अपना केस ये जब उनके पास जाएगा, विल डिस्पोज ऑफ द केस विद इन 3 मंथ्स, विद इन 3 मंथ्स. अच्छा, यू आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ एमसीपी. आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप रिजेक्ट कर दीजिए, फिर आप लिटिगेशन कीजिए. एनी पार्टी अग्री बाय द रिकमेंडेशन ऑफ एमसीपी मे फाइल ऑब्जेक्शन टू द सीजीटी और एटी एज अ केस में भी, तो रिजेक्ट कर देंगे, फिर वो अपना लिटिगेशन करेंगे. पूरे आंसर में क्या बोला, सीजी विल कॉन्स्टिट्यूट डिपार्टमेंट कॉल्ड एमसीपी व्हेन द केस इज पेंडिंग बिफोर सीजीटी एटी, बराबर. अच्छा, इस एमसीपी में विल कंसिडर सच नंबर ऑफ एक्सपर्ट हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब. फॉर्म प्रिस्क्राइब, सर फीस एज मे बी प्रिस्क्राइब. खाली ध्यान रखना एमसीपी के पास जो टाइम लिमिटेड डिसीजन देंगे वो 3 महीना. 3 लोग के सामने केस पेंडिंग 3 महीना, सीजीटी एटी के सामने पेंडिंग 3 महीने में उनको डिसीजन देना पड़ेगा. सर वेरी इजी. सर हु विल अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर 443 हु विल अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर. सर सीजी कैन अपॉइंट 1 or more person as a company prosecutor for any case or class of cases. सर ठीक है. So the person appointed will have the power under section 24 of CRPC. 443 criminal who will appoint company prosecutor. CG खत्म. 444 A क्या बोलेगा, 444 A अपील अगेंस्ट एक्विटल. तो क्या होगा, CG will direct any company prosecutor or authorize any person either by his name or by virtue of his office, इसके पास ताकत है, लॉयर बेसिकली, टू प्रेजेंट एन अपील अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल. अगर किसी को बाइज्जत बरी कर रहा है, अगर आपको तकलीफ है तो आप अपील फाइल कर दीजिए. तो CG will direct any company prosecutor या फिर कोई और इंसान by the virtue of his name or by virtue of his office to present appeal from the order of acquittal. Sir all orders are appealable except high court. All orders are appealable except high court. हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर पास कर दिया एक्विटल का तो आप उसके खिलाफ अपील फाइल नहीं कर सकते. 444 A अपील अगेंस्ट एक्विटल. ठीक है सर. पहले हम लोग किए 442 मीडिएशन कंसिलेशन पैनल, फिर हम लोग किए 443 हु विल अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर, फिर हम लोग किए 444 अपील अगेंस्ट एक्विटल. 435 स्पेशल कोर्ट. सर स्पेशल कोर्ट में कितने लोग बैठेंगे, सर एक ही जन बैठेगा, वो जज होगा वो. ठीक है. तो सर सीजी फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर दिस एक्ट एक्सेप्ट अंडर सेक्शन 452. इंपॉर्टेंट है क्योंकि चेंज है ये.
एक्सेप्ट अंडर 452, एक्सेप्ट अंडर 452। अच्छा, जो बच्चे कह रहे हैं अमेंडमेंट शीट, बेटा अमेंडमेंट वो बन गई है, वो एडिटिंग चल रही है, कुछ वीडियो में कुछ इशू हो गया था मेरी तरफ से, वो कटिंग होकर वो वीडियो प्रोसेस हुआ साला, फिर वो फिर से प्रोसेस हो, उसमें एरर दिखा दिया था, तो वो आ जाएगा, मतलब 1-2 दिन में आ जाएगा सर, रिकॉर्ड हो चुका है पूरा हुआ। तो जो रेडी होते जा रहा है मैं यूट्यूब पे डालते जा रहा हूँ, सब मिल जाएगा, मतलब 5-6 दिन का जेस्टेशन है, सब धीरे धीरे यूट्यूब पे आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। देखो द CG फॉर द पर्पस of providing speedy trial of offense under this except under section 452 speedy trial से नहीं होगा, मतलब 452 स्पेशल कोर्ट के थ्रू नहीं होगा, 452 स्पेशल कोर्ट के थ्रू नहीं होगा, ध्यान रखना। बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश और डेसिग्नेट एज मेनी स्पेशल कोर्ट एज में बी नेसेसरी। चेंज है इसमें। कितने जज बैठेंगे सर? एक ही जज। कौन होगा वो? सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। कौन होगा वो? सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। कौन होगा बेटा वो? सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज। कौन अपॉइंट करेगा सर? सीजी अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन अपॉइंट करेगा सर? सीजी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सर कौन से ऑफेंस आएंगे स्पेशल कोर्ट के पास? सर जो ऑफेंस में यहाँ पर लिखा है जेल यात्रा 2 साल से कम है, 2 साल से कम है, वो कौन सुनेगा? मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बाय ऑफ फर्स्ट क्लास। ऐसे ऑफेंस जो 2 साल है उसके ऊपर है वो कौन सुनेगा? वो स्पेशल कोर्ट सुनेगा, वो स्पेशल कोर्ट सुनेगा। ध्यान रखना स्पेशल कोर्ट सारे ऑफेंस सुन सकते हैं एक्सेप्ट सेक्शन 452 अपने सिलेबस में वैसे भी है नहीं, पर खाली 452 का रेफरेंस याद रखना। आरटीपी में इस बार के आरटीपी में क्वेश्चन है, मैंने करवाया हुआ है आरटीपी पे, देखना आरटीपी का क्वेश्चन नंबर लास्ट में मिलेगा आपको, आरटीपी के एंड में, उस पर उसका लिंक है उस पर। 436 हाथ क्या देख लेना अभी, हाथ क्या कहते हैं सर? ऑफेंसेस ट्रायबल बाय स्पेशल, खाली रीड करना है। सो ऑल द ऑफेंसेस अंडर 435 शैल बी ट्रायड बाय ओनली बाय स्पेशल कोर्ट फॉर एरिया इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। जैसा कि मेरा ऑफिस मुंबई में, तो हमारे जो बॉम्बे हाई कोर्ट होगा वो, बट बॉम्बे इतना बड़ा है, यहाँ पर बोला कि बोरीवली से आगे, मतलब बोरीवली के आगे, मतलब बोरीवली से लेकर टाउन तक, पूरा सोबो तक, साउथ बॉम्बे तक हाई कोर्ट। अच्छा बोरीवली के इस तरफ, बोरीवली के आगे दहिसा, मिराडोल, बसाई, विरार, नालासोपारा थाने का कोर्ट देखेगा। सर वेयर देयर आर मोर स्पेशल कोर्ट्स देन वन फॉर सच एरिया और बाय सच वन ऑफ देम एज मच स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट कंसर्न। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन है। जनरली स्पेशल कोर्ट कौन सा होगा सर? एक अलग एरिया के लिए एस्टैब्लिश कर दिया होगा, बट अगर एक एरिया में 3-4 स्पेशल कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट बता देगा, हाई कोर्ट ने बता देगा ये एरिया, बोरीवली के आगे का एरिया 13, बैंड्रा कोर्ट 13, बोरीवली के इस तरह वाला थाने कोर्ट 13, तो बंटवारा जो कर रखा कौन करेगा? बंटवारा हाई कोर्ट करेगा। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन था। अच्छा जिसको पकड़ा गया है, सच पर्सन शैल बी फॉरवर्ड टू द मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 ऑफ द सीआरपीसी 1973। सच मैजिस्ट्रेट विल डिटेन दैट पर्सन, मतलब अपने पास रखेगा फॉर मैक्सिमम 15 डेज, अगर वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है तो। अगर वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है तो कितने दिन तक? 7 दिन तक। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बेटा 15 दिन के लिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 7 दिन एमसीक्यू में आ सकता है आपको। फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये इंसान ने बहुत ज़्यादा कांड कर रखा है या इतना डिटेंशन जरूरी है, आगे भेज दो स्पेशल कोर्ट के पास। कहाँ भेजेंगे अपन? वो स्पेशल कोर्ट के पास, हैविंग द जुरिडिक्शन। ठीक है, टाइम पास खाली 7 दिन 15 दिन रखने, याद रखिए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाएगा वो 15 दिन के लिए, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास 7 दिन के लिए। सर समरी ट्रायल क्या होता है? ओनली दोज केसेस जहाँ पर कंपनीज एक्ट में लिखा है इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 इयर्स। हम लोग क्या करते हैं सर? देखो तारीख पे तारीख, बट कंपनीज एक्ट में एक ऑप्शन है कि जो जज होगा ना स्पेशल कोर्ट का, उसके पास ताकत है, बोलता है ये पार्टी जरा तू भी जा, क्या तकलीफ है बता, फटाफट डिसीजन डन। तो वो स्पीडी ट्रायल कर सकता है, समरी ट्रायल के थ्रू, फटाफट एकदम फटाफट डिसीजन, एक हियरिंग में डिसीजन दे देगा। पर सर कौन से ऑफेंसेस कवर होंगे? अप टू 3 इयर्स वाले। कौन से? अप टू 3 इयर्स वाले ही कवर होंगे। अच्छा बट सर उसको अगर सजा देनी है ना, वो कवर कौन से होंगे? अप टू 3 इयर्स वाले। पर जो भाई साहब को जो सजा देनी है ना, वो कितने देंगे सर? 1 ईयर की देंगे सजा वाले, अप टू 1 ईयर। वो बोलते हैं नहीं मेरे को 1.5 साल की सजा देनी है, सर समरी ट्रायल के थ्रू नहीं जा सकते, आप रेगुलर ट्रायल करोगे। अच्छा सर जो 3 साल से ज्यादा वाले सजा वाले कंपनी सेक्ट में जो ऑफेंसेस है वो रेगुलर ट्रायल। कवर कौन से होंगे? अप टू 3 इयर्स वाले। सजा कौन से कितने देंगे? मैक्स 1 ईयर। तुमको अगर 1.5 साल के ऊपर की सजा देनी है या 3 साल के ऊपर का जो ऑफेंस है, अपन मतलब अप टू 3 इयर्स, तो अप टू 3 इयर्स में वो जज के ऊपर कितना उसको सजा देने का है, बराबर। तो अगर आप ऊपर जा रहे हो तो सर आपको रेगुलर ट्रायल फॉलो करेंगे, आप समरी से नहीं कर सकते। 436 सेक्शन इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है समरी ट्रायल के थ्रू, समरी ट्रायल ध्यान रखना। देन 437 438 आरटीपी रीड कर लीजिएगा, सीधा आ जाइए 454A पे, डबल पेनल्टी फॉर द सेम डिफॉल्ट। सर इफ एन ऑफिसर और कंपनी commit the same default again within 3 years, कब से? within 3 years important, within 3 years from the date of the order of imposing penalty by the regional director or adjudicating officer. So within 3 years from the date of the order of imposing penalty by the regional director or adjudicating officer, then he shall be liable for subsequent default for an amount which is twice the amount of penalty provided for such default under
द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो डबल पेनल्टी लग जाएगी आपको। विद इन 3 years काउंट करना है फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी। आधे लोग बोलते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ द कांड, नहीं फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफेंस नहीं, विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर इम्पोजिंग पेनल्टी, ठीक है, दैट्स 454A। फिर एक आपको होगा 454 एजुडिकेशन पेनल्टी। आप इसको रीड कर सकते हो, पूरा प्रोसेस का पार्ट है, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको, क्योंकि डेज वेज है, खाली खेलना है इसको, अपनी टीचर की बुक से आप रीड कर दीजिए। 454 एजुडिकेशन ऑफ पेनल्टी, खाली रीड करना है आपको, रीड करना है, ये आपका होमवर्क, खुद से कीजिएगा, इतने पैसे मिला इतना ही आता है। देखो 442 मीडिएशन कंसिलेशन पैनल, 442 मीडिएशन कंसिलेशन पैनल, 443 हु विल अपॉइंट कंपनी प्रोसिक्यूटर, सर सीजी अपॉइंट करेगा। 444 अपील अगेंस्ट एक्विटल, बराबर, सीजी कर सकते हैं, एंड ऑल द ऑर्डर्स आर अपीलेबल एक्सेप्ट हाई कोर्ट। किसी को बाइज्जत बरी कर, सीजी विल डायरेक्ट कंपनी प्रोसिक्यूटर या एनी पर्सन इधर बाय हिज नेम और बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस टू प्रेजेंट एन अपील फ्रॉम द ऑर्डर अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। ऑल ऑर्डर्स आर अपीलेबल एक्सेप्ट हाई कोर्ट। सर स्पेशल कोर्ट में कितने जज बैठेंगे? एक जज, कौन होगा? सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, ये सारे ऑफेंसेस सुन सकते हैं स्पेशल कोर्ट एक्सेप्ट 452 वाला, बराबर। सीजी अपॉइंट करेगा जज को इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सर समरी ट्रायल में क्या होता है? समरी ट्रायल में सारे ऑफेंसेस कवर हो जाएंगे जो कि अप टू 3 years वाले हैं, एंड सजा मिलेगी 1 साल वाली, मैक्सिमम 1 साल है। तुमको 1 साल के ऊपर देने का या तुमको 3 साल के ऊपर वाला जो ऑफेंस है वो सर रेगुलर ट्रायल। एजुडिकेशन पेनल्टी खाली आपको रीड करना है, सिलेबस में है, कन्फ्यूजन है इंश्योर की तरफ से कि क्या करना है कि नहीं है, तो अपन रीड करके जाएंगे, एमसीक्यू में काम आ सकता है। 454 सर 454 है डबल पेनल्टी फॉर द सेम डिफॉल्ट, अगर सेम कांड किया विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग पेनल्टी बाय द रीजनल डायरेक्टर और एजुडिकेटिंग ऑफिसर, तो सर डबल पेनल्टी लग जाएगी, डबल पेनल्टी लग जाएगी आपको। क्लियर? अंडरस्टूड? दैट्स स्पेशल कोड फॉर यू। खत्म, 4 चैप्टर डन। सो मैंने आपको शुरू किया फॉरेन कंपनी से बेटा, ई गवर्नेंस की अपन, एनसीएलटी की अपन, स्पेशल कोड की। ध्यान रखना बच्चों, ये रिवीजन सेशन है, हम एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें पर डायरेक्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, मैं कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वो रेगुलर और वो फास्ट ट्रैक में मिलेगा आपको सारी चीज़ें। सो अगर कोई मई 22 वाला है, नवंबर 22 वाला है जो लेना चाहता है पेन ड्राइव गूगल ड्राइव, यू कैन कॉल ऑन 844-844-8919 या फिर let'slearnindia.in पे आपको मिल जाएगा। वहाँ आपको अपर एक सेक्शन है फ्री रिसोर्सेज, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, इसको जो भी नोट्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर बाकी टीचर्स के भी लेक्चर्स मिलते हैं, भवर सर के, संकल्प सर के, विशाल भट्टर सर के, सबके लेक्चर्स वहाँ पर। तो अगर आपका इंटर वाला, फाइनल वाला, सबको वहाँ मिलेगा। पर अभी जो मैं यूट्यूब पे जो सीरीज लेकर आ रहा हूँ बेटा, वो खाली रिविजन है, एग्जाम ओरिएंटेड। पसंद आ गया हो, रिविजन हो गया फटाक से, तो डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिले एंड मैक्सिमम बच्चे इस टाइम में सीए बने। अगले सेशन में कुछ ना कुछ और आ जाएगा, डू नॉट वरी। खाली वो 4-5 दिन का जेस्टेशन है, रिकॉर्डिंग साइमल्टेनियसली चल रही है, एडिटिंग चल रही है, फिर वो कंप्रेस होता है, फिर वो यूट्यूब पे अपलोड होता है, फिर वो उसका वो थंबनेल बनता है, बहुत ताम झाम है, बट वी आर डूइंग इट ओनली फॉर यू, क्योंकि आपकी बार आखिरी बार। चलता हूँ, दुआ में जरूर याद रखना, पसंद आ गए तो दुआ जरूर देना बेटा। थैंक यू।